Assalamu alaikum students of class 7. I hope you all are doing well. So today we will do the lesson number 5 of geography. So आपके 5th lesson का नाम है एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ एक ब्लैंकेट से ढका हुआ है एयर के, और उस एयर के ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पुल है जो जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थ के क्लोज रहता है। हमारा ग्रेविटेशनल पुल ही हमारे एटमॉस्फेयर को अर्थ से जोड़े रखता है। जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे हमारे मून्स, इनके अंदर या तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा कम है या फिर उसमें एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो प्लैनेट्स और मून्स में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, या तो है तो बहुत ज्यादा कम है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमें गैसेस देता है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ वो हमें सन से हार्मफुल रेज से भी बचाती हैं, और साथ साथ ही हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती हैं हमारे कंफर्ट के हिसाब से। जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे अर्थ के सरफेस से, उनके अंदर कम से कम 98% मास रहता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है और हम स्पेस के अंदर घुस जाते हैं। इसके बारे में और तब हमें पता लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जो मिक्सचर है कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडोरलेस गैसेस का, वही हमारे एटमॉस्फेयर को बनाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ये दो मेन गैसेस हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जैसे आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनके सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स के भी और डस्ट पार्टिकल्स के भी। जैसे अगर हम ये चार्ट देखें तो इस चार्ट में ब्लू कलर आपके नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन ऑक्सीजन को, और रेड हमारी अदर गैसेस को। तो जिसमें देख के हमें पता लग रहा है कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% हमारी दूसरी गैसेस है। ये आपको आपकी कॉपीज के अंदर बनाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने वाली गैसेस हमारे लिए क्यों जरूरी है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने वाली या फैली हुई गैसेस है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन सारे के सारे लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, और प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जितनी भी हीट है जो हमारे अर्थ के सरफेस पर होती है उसको एब्जॉर्ब करती है और उसे गर्म बनाए रखती है। इसीलिए ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी अर्थ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, और अगर ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि आखिर हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। एटमॉस्फेयर को हम 5 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं उनके कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अगर हम स्टार्ट करें अर्थ के सरफेस से तो ये लेयर्स कुछ इस हिसाब से हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और एंड में आती है एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है। इसकी हाइट कम से कम ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर तक है, और पोल से 6 किलोमीटर है, और इक्वेटर से 16 किलोमीटर। जितने भी हमारे वेदर के एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जैसे हमारे क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, ड्यू, ये सब हमें इस लेयर में मिलते हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जो टेम्परेचर होता है हमारा एयर का, वो डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर ज्यादा ऊपर जाने में इस लेयर में, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे डेंसेस्ट घना पार्ट है। ये हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म होने से बचाता है डे के दौरान, और ठंडा होने से बचाता है नाइट के दौरान, क्योंकि ये जितनी भी हीट रेडिएट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो बाउंड्री है हमारे ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग करती है, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर डिक्रीज होना बंद हो जाता है। हमारा टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है जो इन दोनों लेयर्स को अलग करती है, जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, यहाँ पर आकर हमारा टेम्परेचर घटना बंद हो जाता है। हमारी नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर।
जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये हमारे ट्रोपोस्फेयर से जो ऊपर लेयर है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर है। जो टेम्परेचर है वो लोअर लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की वहां पर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। इसलिए जो लेयर होती है ये वार्म होती है और इसके अंदर हार्डली कोई डस्ट में या वाटर वेपर या क्लाउड मिलते हैं। जो ओजोन गैस है वो बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में मिलती है। इसी वजह से इस लेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। जो हमारा ओजोन है वो हमारे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से को हार्मफुल रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें इसकी रेडिएशन से बचाता है। हमारी थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के जो ऊपर लेयर है उसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। इसकी हाइट 85 किलोमीटर हमारे अर्थ के ऊपर तक फैली हुई है। इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और ये कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो इसका टेम्परेचर है वो हाइट के साथ घटता है। जो नैरो बाउंड्री है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर को एक दूसरे से अलग करती है उसे हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। जितने भी मेट्योर्स हैं आउटर स्पेस से वो इसी लेयर में आके बर्न होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट लेयर आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमारे मेसोस्फेयर से जो ऊपर लेयर है उसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। ये अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर से ऊपर है तक फैली हुई है। जो टेम्परेचर है एल्टीट्यूड जैसी ऊंचाई इंक्रीज होती है इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। जो बाउंड्री है थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में उसे हम मेसोपॉज कहते हैं। यह लेयर बहुत ज्यादा गर्म है और इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है जो बहुत ही ज्यादा है। जो लोअर पार्ट है इस लेयर का उसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, इसीलिए इस लेयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। जो रेडियो सिग्नल अर्थ से ट्रांसफॉर्म होते हैं वो सेंड बैक होते हैं अर्थ के अंदर वापस इसी लेयर के जरिए। इसीलिए जो हमारी ये वाली लेयर है थर्मोस्फीयर की ये हेल्प करती है लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट लेयर आती है एग्जॉस्फेयर। सबसे ऊंची और सबसे ऊपर की सबसे जो बाहरी लेयर है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की उसे हम कहते हैं एग्जॉस्फेयर। जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो 5500 डिग्री सेल्सियस तक ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये लेयर हमारे आउटर स्पेस के साथ जाकर मिलती है। इसके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर मिलता है। हमें यहाँ पे कुछ ही फ्यू ट्रेसेस मिलते हैं लाइट गैसेस के, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस के बहुत ही कम ट्रेसेस मिलते हैं। यहाँ पे हमें ज्यादा गैसेस मिलती नहीं है। So student, that's all for your this chapter. So now we will move on to the exercise of this chapter. First is choose the correct. हमारे एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। वो लेयर जहां पे जो रेडियो वेव्स हैं वो अर्थ पे वापस ट्रांसमिट होती है, कौन सी लेयर में होती है? थर्मोस्फेयर। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रेटोस्फेयर को हम और क्या कहते हैं? ओजोनोस्फेयर। हमारी जो कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो सबसे ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है? मेसोस्फेयर। चलिए इसकी फिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है द मेन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो मेन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कौन सी है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो सबसे लोएस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। जो टेम्परेचर है कौन सी लेयर के बीच में एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ? मेसोस्फेयर में। जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब करती है कौन सी रेस को? अल्ट्रावायलेट रेस को, सन से आने वाली। ULTRAVIOLET, अल्ट्रावायलेट। फिफ्थ, जो नैरो बाउंड्री है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर को एक दूसरे से अलग करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज। चलिए इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस करते वक्त, ट्रू। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा रहता है, ट्रू। जो एटमॉस्फेयर है उसको हम 6 कॉन्सेंट्रेटिव लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ 5 है। जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता है जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर पतला होता रहता है, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके फिंदा ब्लैंक सिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स हमने कर लिए हैं। अब इसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं। इसका पहला शॉर्ट नोट है ट्रोपोस्फेयर और दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन दोनों के ऊपर आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इन दोनों के आंसर ही आपको पेज नंबर 142 पर मिल जाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 142 को देख लेते हैं एक बार। 142 पे जहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर लिखा है इसमें यहाँ पे
ट्रोपोस्फेयर से लेके लेयर तक, ये है आपका डी का फर्स्ट। यहीं पे इसके बराबर में जहां पे आपका लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड से लेके ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 2। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनका क्या कंपोजिशन है। इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 143 पे। 143 पे जो आपका रिकैप का सेकंड पॉइंट है, यह है हमारा आंसर नंबर ई का 1। चलिए आंसर नंबर ई का 2 भी देख लेते हैं। ई का 2 है कि जो वेदर फेनोमेना है ट्रोपोस्फेयर में उसको डिस्क्राइब करिए। इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 142 पे मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है ओजोन हमारी कैसे हेल्प करती है, इसका आंसर भी आपको 142 पे मिलेगा। फोर्थ है कि नॉर्मल लैप्स रेट से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 142 पर मिलेगा। तो ई के 2, 3, 4 का आंसर हम पेज नंबर 142 पे एक बार देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जहां पे हमने डी का 1 लगाया था, इसी पैरा के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th लाइन में जहां पे इट प्रिवेंट्स लिखा है, इट प्रिवेंट्स से लेके इसकी 4th लाइन में लिखा है रेडिएटेड बाय इट, यहां तक है आपका आंसर नंबर ई का 2। और इसी पैरा के अंदर हमारा आंसर नंबर ई का 4 भी है। आप इसकी अगर 6th लाइन में देखते हैं तो जहां पे लिखा है एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस से लेके नॉर्मल लैप्स रेट तक, यह है आपका आंसर नंबर ई का 4। आंसर नंबर ई के 3 के लिए नेक्स्ट पैरा पर आइए। आंसर नंबर ई के 3 के लिए जहां पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर लिखा है, इसकी लास्ट 3rd लाइन में ओजोन से लेके रेडिएशंस तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 3। तो 142 पर ही आपका आंसर नंबर ई का 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा। अब हम ई का 5 देखते हैं। ई का 5 है कौन सी लेयर की मदद से हम डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कैसे, इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 143 पे। हमें एफ क्वेश्चन नहीं करना है, सो हम ई का 5 देख लेते हैं। ई के 5 में एग्जॉस्फेयर से ऊपर लास्ट 4th लाइन में जहां आपका रेडियो लिखा है, रेडियो से लेके कम्युनिकेशन तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 5। लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा चेंज करना है, आपको हैंड्स के बाद इट काट कर लिखना है थर्मोस्फेयर, यह है आपका आंसर नंबर ई का 5। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट नोट्स अपनी अपनी कॉपीज में करने हैं। इसका बुक वर्क, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको कॉपीज में नहीं करने हैं, सिर्फ आपको इसके शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। आई होप आप इस चैप्टर को थॉरली रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।